कंगना रनौत का विरोध हुआ है पंजाब में। सीधे चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार जुड़ रहे हैं। विपिन, कहां जा रही थी कंगना और एग्जैक्टली पोजीशन कहां थी जहां पर कंगना को रोका गया? देखिए, हिमाचल से कंगना चंडीगढ़ आ रही थी, उनकी फ्लाइट थी मुंबई की और वो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। और ऐसे में कीरतपुर साहिब, जो कि चंडीगढ़ के रास्ते में पड़ता है, जब आप मनाली से चंडीगढ़ की ओर आते हैं तो कीरतपुर साहिब आनंदपुर साहिब से मात्र 10 किलोमीटर आगे है और जहां पर किसानों की ओर से टोल प्लाजा पर जो है वो लगातार पक्का धरना लगाया हुआ है। ऐसे में कंगना रनौत की गाड़ी जब वहां से निकली तो किसानों की ओर से उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद उनकी गाड़ी पर तमाम किसानों को, आसपास के किसानों को बुलाकर जो है उनकी गाड़ी को घेरा गया और जाने नहीं दिया गया। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कंगना के साथ था। ऐसे में लगातार कंगना अपनी गाड़ी में बैठी रही। एक वीडियो उनकी ओर से, लाइव वीडियो जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया, जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलकर उनकी ओर से किसानों से माफी मांगी गई। एक महिला के साथ इंटरेक्शन किया गया, जिसके बाद किसानों की ओर से उनकी गाड़ी को मतलब किसानों ने अपना विरोध दर्ज किया और कंगना ने भी सवाल उठाए हैं कि ये सुरक्षा कैसी है जब उनकी गाड़ी रोक ली जाती है। आगे चलते हैं। साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट की भारत में दस्तक के साथ ही हर ओर दहशत में लोग हैं। लोग सहमे हुए हैं कि क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत होने जा रही है। ओमिक्रॉन से दहशत इसलिए भी है क्योंकि कोरोना का ये वेरिएंट वैक्सीन को मात दे रहा है, जबकि आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत में कुल 32% आबादी ही फुल्ली वैक्सीनेटेड है। ऐसे में खतरा बड़ा है और देश के नामी डॉक्टर्स इस खतरे पर एक बार फिर सावधानी ही सुरक्षा वाला मंत्र दे रहे हैं। हालांकि भारत में चुनावी माहौल है और शादियों के सीजन में लापरवाहियां बढ़ सकती हैं और मुसीबत और बढ़ सकती है। क्या सावधानियां होनी चाहिए और क्या तैयारियां हैं भारत में ओमिक्रॉन को लेकर, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और देश के नामी गिनामी डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे पैनल में। उससे पहले आपको यह बता दें कि भारत के लिए आखिर ये इतना बड़ा खतरा क्यों है। साउथ अफ्रीका ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पाए जाने की घोषणा की 25 नवंबर को और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर 2021 को भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक बैठक की और उसी के फॉलोअप में सेक्रेटरी हेल्थ ने सभी राज्यों के साथ बैठक करते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ रणनीति पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। 28 नवंबर को रिवाइज्ड एडवाइजरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल जारी की गई और 1 दिसंबर को लागू भी हो चुकी है। और जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया, ऐसे देशों को एट रिस्क श्रेणी में रखा गया है। इस दिशा निर्देश के तहत ऐसे एट रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को उनके पास 72 घंटे अंदर की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी जरूरी कर दी गई है। साथ ही भारत में उतरने पर उन्हें पुनः RT-PCR टेस्ट करना होगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग जुड़े हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रदेश में तैयारियां क्या है, ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश स्तर पर तैयारियां क्या हो रही हैं। बहुत स्वागत है विश्वास सारंग जी आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार जी, नमस्कार। विश्वास जी, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। आपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज की जो गाइडलाइंस है वो भी देखी होगी और डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में ट्रेसिंग, ट्रैकिंग के लिए मध्य प्रदेश कितना तैयार है? देखिए, हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम मध्य प्रदेश में लगातार टेस्टिंग पर जोर दे रहे हैं। जैसा आपने कहा कि हमें यदि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है तो हमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर बहुत ध्यान देना होगा। हम लगभग रोज 70,000 लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। हम 50 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। हम वैक्सीनेशन को लेकर बहुत तेज ड्राइव चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहला डोज लगभग 94% को हमने लगा दिया है। सेकेंड डोज भी हम लगभग 65% को लगा चुके हैं। हमारा टारगेट है, हम 25 दिसंबर को हमारा जो टारगेट सेगमेंट है उसको सभी को दोनों डोज लगवाएं। हमारी
ये तैयारी है हर स्तर पर। हमने यदि संभावित थर्ड वेव है तो उसकी भी तैयारी की हुई है। जन जागरण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें, मास्क लगाएं, इसको लेकर भी हमारे यहाँ लगातार कैंपेन चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कोरोना के संक्रमण को आने ना दें, परंतु यदि वो आता है तो उसकी भी हमने तैयारी की हुई है। हॉस्पिटल के एनहेंसमेंट से लेकर आईसीयू वार्ड को बढ़ाना हो, पीडियाट्रिक आईसीयू को बढ़ाना हो, आईसीयू में जितने इक्विपमेंट हैं उनकी भरपाई करना हो, ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, इस सब विषय पर हम लगातार काम कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और अपने परिवार की रक्षा करें। ठीक है सर, चिंता की बात यह है कि जो लोग अफ्रीका से लौटे हैं, कई ऐसे लोग हैं, भारत सरकार उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। बैंगलोर में 2 लोग ऐसे मिले हैं जो कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, यानी ये दस्तक दे चुका है। क्या मध्य प्रदेश भी इस पर है कि कौन कौन वो व्यक्ति थे जो विदेश गए थे, बाहर आए थे, कैसे हो रहा है? जो विदेश से लोग लौट रहे हैं उन पर फोकस क्या है मध्य प्रदेश का? देखिए, एक एक व्यक्ति की हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। जितने भी नागरिक विदेश से आए हैं उन सबका हमारे पास डेटा भी है और वो सब हमारे संज्ञान में है। और उनके टेस्टिंग की बात हो या केंद्र सरकार की किसी भी तरह की गाइडलाइन हो, उसका पूरा पालन मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारे यात्री हैं उनके बारे में केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं। और जितने मध्य प्रदेश में इस समय पर फॉरेन से लोग आए हैं वो सब हमारे संज्ञान में है। ठीक है सर, बड़ा सवाल ये है, भगवान न करे थर्ड वेव आए, कोई नहीं चाहता है, चाहे वो सरकार हो, पब्लिक हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, कोई तीसरी लहर देखने नहीं चाहता। लेकिन कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे में प्रिकॉशनरी आपने क्या आईसीयू बेड्स बढ़ाए हैं? क्या ऑक्सीजन की जो खपत हमने देखा कि एक किल्लत सेकेंड वेव में देखने को मिली, क्या उसके इंतजाम पूरे किए गए हैं? थर्ड वेव को लेकर मध्य प्रदेश ने क्या क्या तैयारियां की? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया, हमने अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में इजाफा किया है, हमने वेंटिलेटर में इजाफा किया है, हमने ऑक्सीजन जनरेशन के मध्य प्रदेश में 180 प्लांट लगाए हैं। ऑक्सीजन स्टोरेज को लेकर हमने अपनी कैपेसिटी को कई गुना आगे बढ़ाया है। हमने जो जो दवाइयाँ की ज़रूरत इस समय पड़ती है उसका प्रोक्योरमेंट पूरा कर लिया है। हमने हमारे हेल्थ वर्कर की रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रेनिंग को लेकर पूरा काम कर लिया है। हम हर स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, पर आपने जैसा बोला कि भगवान ना करे थर्ड वेव आए, और हम सबका प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे अनुशासन और संयम से हम किसी भी तरह संक्रमण को आगे ना फैलने दें। ठीक है सर, एक चीज जो देखने को मिली, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, कुछ लोग पहले से निस्फिक्र हो गए, चाहे शादियों की बात हो, चाहे मार्केट्स की बात हो, इन सब चीजों की अगर आप बात करेंगे तो शायद लोग थोड़े निस्फिक्र, हमेशा भीड़ भाड़ दिख रही है, मास्क पर लोग उतना अलर्ट नहीं है। इसको लेकर क्या तैयारी? नहीं, जैसा मैंने कहा, ये जन जागरण का विषय है और हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति इससे यदि संक्रमण से बचना चाहता है तो वो ये सुनिश्चित करे कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखे। और इसीलिए देखिए, आगे ये रिस्क है कि बच्चों में ये संक्रमण फैल सकता है क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं। इसीलिए लास्ट वीक हमने ये निर्णय लिया है कि अब मध्य प्रदेश के स्कूल आधी कैपेसिटी पर ही लगेंगे, केवल 50% ही बच्चों की उपस्थिति स्कूल में रहेगी। तो हम हर तरह के प्रयास कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने और अपने परिवार को बचाएं। सर, ये बात तो स्कूल की हुई, लेकिन ट्रेन जो चल रही हैं वो 100% ऑक्यूपेंसी पे हैं, फ्लाइट्स भी 100% पे हैं, जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स हैं, वो भी 100% पे चल रहे हैं। हालांकि जो कंट्रीज इस समय थर्ड या फोर्थ वेव को देख रहे हैं वो भी भयावह है, उससे हमें सीखना चाहिए। तो क्या प्रिकॉशनरी आपको लगता है कि एक सॉफ्ट लॉकडाउन
जरूरी है? मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, एक पॉलिसी मैटर की बात है। क्या एक सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए कि आदमी इतनी ज्यादा तादाद में ना निकले घर से, जिसको जरूरत है वही निकले एज अ प्रिकॉशन? देखिए दो बात। अब मुझे बड़ा आश्चर्य है, यदि अभी लॉकडाउन लग जाएगा तो उसके बारे में भी गलत बातें होने लगेंगी। देखिए सरकारें जब निर्णय लेती हैं तो उन्हें बहुत सारे पक्षों पर ध्यान देना पड़ता है। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे वो लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जो खोमचे वाले हैं, जो गुमटी वाले हैं, जो छोटे छोटे से व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। इसलिए समग्र रूप से, समेकित रूप से और हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। अभी इस पर बहुत जल्दी कुछ कहना जल्दबाजी भी होगी और इस पर टिप्पणी मुझे लगता है ना आपको करनी चाहिए ना मुझे करनी चाहिए। ठीक है सर, एक राजनीतिक सवाल भी आपसे लूंगा। जब बंगाल में इलेक्शंस चल रहे थे, हमने उस समय देखा वेव आई, प्राइम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने अपनी रैलीज कैंसिल करी, लेकिन तब तक पीक पर था मामला। आज जब ओमिक्रॉन की एंट्री हुई है और एक भयावह वायरस का स्ट्रेन है ये, अभी भी 5 राज्यों में चुनाव है सर। अब ठीक है मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में चुनाव है, जो बॉर्डर एरियाज हैं, या फिर बीजेपी है या कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक दूसरे के प्रदेश में जाते हैं, वहां पर कैंपेन करते हैं, बड़ी रैलीज होती है। इसको लेकर कोई सुझाव? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है चुनाव को करवाना और कब करवाना ये पूरी तरह चुनाव आयोग का निर्णय है। चुनाव आयोग को निर्णय लेने दे, क्या परिस्थितियां हैं कोरोना को लेकर, क्या कुछ होना चाहिए, ये चुनाव आयोग विचार करेगा और वो अपना निर्णय देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग जी, आप इंडिया न्यूज पर जुड़े और आपने बताया कि मध्य प्रदेश की तैयारियां क्या है। मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है और आपने, विश्वास सारंग जी ने बताया कि स्कूल्स जो है फिलहाल 50% बच्चे ही वहां पर जाएंगे, कोविड नियमों का वहां पर पालन हो रहा है। साथ ही साथ विश्वास सारंग जी ने भी बताया कि लगातार जो टेस्टिंग है और ट्रेसिंग है उसका काम आगे चल रहा है। हमारे साथ मोहसिन वली साहब जुड़ रहे हैं, पद्मश्री भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डीएस राणा साहब हैं, चेयरमैन हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। भूपेश त्यागी जी भी हमसे जुड़ेंगे, सीनियर कंसल्टेंट हैं शारदा हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है आप तीनों डॉक्टर्स का इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल डॉक्टर डीएस राणा साहब आपसे, दिल्ली में भी जो इन्फेक्टेड आए, हालांकि अब तक रिपोर्ट नहीं आई है, कर्नाटक में पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है, कितना तैयार है हम ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए? मेरे ख्याल में सारे स्टेट्स में, तो दिल्ली में भी हम पहले से बहुत चीजें तैयार हैं। जब हमने डेल्टा वेव को फाइट किया तब तो तैयार नहीं थे, जब उससे सीखा है उसके बाद जो भी सरकार ने निर्देश दिए हैं तो तैयारी तो सबकी है। पर मैं फिर भी यही चाहूंगा, जैसे आपने कहा, भगवान करे कि ऐसी तैयारी की जरूरत नहीं पड़े। इससे जरूरी है कि इसकी रोकथाम की जाए, लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने मास्क पहने, अपने बच्चे प्रिवेंटिव करें। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अभी 55% लोग जो जिन्होंने वैक्सीन मिली है उन्होंने सेकंड डोज नहीं ली है, उनको सेकंड डोज लेनी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी सरकार को बच्चों को भी वैक्सीन का प्रबंध करना चाहिए। और बूस्टर डोज का भी टाइम आ गया है कि बूस्टर डोज जो हाईली सेंसिटिव, जो ससेप्टिबल लोग हैं, जैसे जिनको कैंसर है, ट्रांसप्लांट पेशेंट है या हेल्थ वर्कर है, उनको बूस्टर डोज प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बाकी तो ऐसे नहीं घबराना चाहिए, कोई ऐसी पैनिक की जरूरत नहीं है। ऐसे तो वेरिएंट आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये वेरिएंट के बारे में भी अभी तक पूरा नॉलेज नहीं हमें, इसका क्या विरुलेंस है, इतना पता ही कंटेजियस ज्यादा है। अब ये भी न्यूज आ रही है कि बहुत ज्यादा विरुलेंट नहीं है, पर चाहे कुछ भी कंटेजियस ज्यादा है तो तभी हमारे लिए खतरनाक की बात है इतने बड़े देश में। सो मैं ये कहूँगा कि इसकी रोकथाम करो, वो सबसे बड़ी चीज है और वही करनी है। बाकी तो तैयार है देश। ये मानो कि मान लो ये 5 टाइम लेस विरुलेंट है, तभी आपका बर्डन तो किसी तो नहीं होना जितना पहले था। इसलिए वो उतनी तैयारी तो होना जरूरी है। तो एक बात ध्यान में रखनी होगी, चाहे कितना ही बड़ा डेवलप। राणा सर ब्रेक लेना है, आप भी रहिए राणा सर हमारे साथ, मोहसिन सर भी हैं, भूपेश जी भी हैं। समझने की जरूरत है कि सिम्टम्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स के अलावा और कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या थर्ड डोज की जरूरत है और कैसे पहचानेंगे कि आप कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए। एक छोटा सा ब्रेक, एक बड़ा पैनल डॉक्टर्स का हमारे साथ है, समझेंगे ओमिक्रॉन से
कैसे बचना है? छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए। एक सिम्टम है इस पार्टिकुलर डेली में क्या सिम्टम होंगे और कैसी इसका प्रोग्नोसिस होगा, क्या इसकी विरुलेंस होगी, क्या इसकी कंटेजियसनेस होगी, पूरी एग्जैक्टली जो है और कम से कम 2 हफ्ते और चाहिए जब आपको पूरा डेटा मिलेगा। ठीक है सर, पहले नहीं। ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर भूपेश त्यागी भी हैं, सीनियर कंसल्टेंट शारदा हॉस्पिटल की तरफ से। डॉक्टर भूपेश त्यागी, आरटी-पीसीआर पिछली बार हमने देखा था लोग स्कैनिंग की तरफ भाग रहे थे, क्या आरटी-पीसीआर कारगर है इस वेरिएंट पे? जी, स्कैनिंग के लिए इस बार हमें आरटी-पीसीआर ही यूज करना पड़ेगा वाइड लेवल पर, बिकॉज जो वायरस में म्यूटेशन हुआ है वो वायरस की एस प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है। प्रीवियस हम जो कार टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए यूज कर रहे थे उसमें अब वो ये जीन एस्केप हो सकता है, वो प्रोटीन एस्केप हो सकती है, बिकॉज म्यूटेशन जो है वो उस प्रोटीन में हुआ है। तो आरटी-पीसीआर वाइड लेवल पे ब्रॉड आरटी-पीसीआर हमको यूज करना पड़ेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए। जितना भी म्यूटेशन है वो एस प्रोटीन पर है, इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन को ही हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पीसीआर के थ्रू कलेक्ट करते हैं, तो उसमें ही म्यूटेशन होने की वजह से समटाइम इट कैन बी एस्केप, तो उसमें वो एस्केप जीन भी आ जाता है, लेकिन आरटी-पीसीआर इज कारगर। ठीक है डॉक्टर राणा, जो 2 पेशेंट्स बैंगलोर में ट्रेस हुए हैं वो दोनों डबली वैक्सीनेटेड थे, तो एक भ्रांति और एक कंफ्यूजन ये भी है कि जो 2 वैक्सीन के डोसेज हैं वो भी इस संक्रमण से आपको नहीं बचा पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को और सबको बताना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन जीवन प्रोटेक्शन दे रहा है, और वैक्सीनेशन जो है उसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीनेटेड लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो सकता है कोविड से। हम कई दिनों से यही कह रहे हैं कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो प्रोटेक्शन मिलती है आपको सीरियस इलनेस से, प्रोटेक्शन मिलती है आपको हॉस्पिटलाइजेशन से, प्रोटेक्शन मिलती है आपको डेथ एंड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी से। वो वैक्सीन की प्रोटेक्शन रहेगी, वो यदि अल्फा वेरिएंट के लिए 80% की, इसके लिए 70% की, इसके लिए कह रहे हैं 40-50% है, जितनी भी है फिर भी प्रोटेक्शन है। और इसलिए वैक्सीनेशन को तो लगाना जरूरी है, बिकॉज एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको। ठीक है सर, वैक्सीन मस्ट है। हमसे डॉक्टर मोहसिन वली साहब फिर से जुड़ गए। डॉक्टर मोहसिन, आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद समझेंगे कि आखिर प्रिकॉशंस कैसे बढ़ाना है, इस डेंजरस वायरस से कैसे आपको बचना है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। कैसे निपटना है, कैसे बचना है और तैयारियां क्या है अगर खुदा न खास्ता वेव आती है। बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। और कोविड काल में बहुत बातचीत आपसे हुई और दुआ यही करूंगा और अपेक्षा यही रखूंगा कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन पहला सवाल और बिल्कुल सीधा सवाल, अगर वेव आती है तो मंत्रालय की तैयारी क्या है, छत्तीसगढ़ कितना तैयार है ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए? ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी ही पूरी नहीं है, तो ओमिक्रॉन से लड़ने की बात एक अलग परिदृश्य बन जाता है। और जहां तक अभी तक जानकारी है, इसकी सिवियरिटी की बात नहीं आ रही है, इसके फैलने की क्षमता की बातें आती हैं कि शायद इसके फैलाव की जो क्षमता है वो कोई कहता है कि 5 गुना है, 6 गुना है, ज्यादा हो सकती है, कितना है इसका आकलन हो रहा है। वैक्सीनेशन से ये कवर करेगा कि नहीं वैक्सीनेशन इस म्यूटेशन को, ये अभी शोध चल रहा है। तो जहां तक ओमिक्रॉन है ये अपने जगह पे है। बचना है ओमिक्रॉन से तो इसको फैलाव को रोकने के तरीके कुछ आपने बताए, कुछ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उनको हम त्याग ही नहीं सकते। वायरस ये हमारे जीवन का हिस्सा, अब तो लोग कहने लगे हैं कि कई वर्षों तक हमेशा के लिए भी रह सकता है ये वायरस, इसकी म्यूटेशन होते रहेंगे और अपने आप को बचा के रखना है जब तक इसकी कोई दवाई नहीं बनती। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, दूसरी लहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ के पास था उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल तैयार है और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काम चल रहा है। केंद्र की सरकार ने भी इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के माध्यम से कुछ राशि उपलब्ध कराई है, उसको भी उपयोग में लाया जा रहा है। और ऑक्सीजन प्लांट्स हो, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स हो, इनको बनाने का और इनको स्थापित करने का जो क्रम है वो चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जो दूसरा वेव आया था, डेल्टा से कहते हैं कि वो अधिकतर उसका प्रभाव डेल्टा वेरिएंट का ही था और काफी हमको नुकसान हुआ, देश को भी, दुनिया को भी, छत्तीसगढ़ को भी।
मुझे नहीं लगता कि उतना तीव्र आएगा। फिर भी ठीक है, उतने से ज्यादा तैयारी है। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि वेव ना आए। और जैसा आपने कहा कि अभी कोई ऐसी रिसर्च नहीं है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ कहां पर खड़ा है? क्योंकि बार बार जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका दबाव इसी बात पे है कि यू शुड बी डबली वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज 90% से ज्यादा छत्तीसगढ़ में हो गया है। सेकेंड डोज 50% के आसपास है, 50% पार कर गया होगा। और अब सेकेंड डोज के ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटोकॉल बना था 12 से 16 हफ्ता पहला डोज के बाद, खास करके कोविशील्ड का, उस कारण से ये गैप बन रहा है। पहले वैक्सीनेशन के लिए फर्स्ट डोज के लिए अगर 100 लोग आते थे तो सेकेंड डोज के लिए 200 आ रहे थे, फिर 100 आते थे फर्स्ट डोज के लिए तो सेकेंड डोज के लिए 400 लोग आते थे, 4 गुना। कल के आंकड़े हमने देखे तो फर्स्ट डोज की तुलना में अब सेकेंड डोज लगाने के लिए 5 गुना लोग आ रहे हैं। तो अब सेकेंड डोज का क्रम चालू हो गया है और ये भी तीव्रता से आगे बढ़ेगा। हमारा टारगेट तो स्वाभाविक है कि 100% पहुंचने का है। कुछ जिलों ने उसको पा भी लिया है। कहीं हमको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो एक जिला है नारायणपुर, वहां कठिनाई आ रही है। और एक समाज विशेष है 2 जिलों में, उनके साथ हमको परामर्श और समझाइश देने की विशेष जरूरत पड़ रही है। मुंगेली और आपका बलौदा बाजार में, तो वो समाज विशेष में रेजिस्टेंस है वैक्सीनेशन को लेके। ऐसी मेहनत लगती है, वरना 90% से ज्यादा फर्स्ट डोज, 50% से ज्यादा सेकेंड डोज। सर, क्या केंद्र की तरफ से कोई रिसर्च, एनालिसिस, डाटा ओमिक्रॉन को लेकर कोई एडवाइजरी शेयर की गई है राज्यों के साथ? बाहर से आने वाले जितने यात्री हैं छत्तीसगढ़ के, अगर नागरिक है, पासपोर्ट का उनकी एंट्री वहां होती है पासपोर्ट से, तो डेली अपडेट हमको मिलता है कि आप ये नागरिक आए हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी इनकी करनी है, इनको क्वारंटीन में भी हमको रखना है, 7 दिन के क्वारंटीन के बाद 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना है। अमूमन ये नागरिक 2 डोज लेके आ ही रहे होंगे अथवा RT-PCR टेस्ट करा के ही आ रहे होंगे, ऐसी जानकारी है। बावजूद उसके, क्योंकि यात्रा के दौरान जिस दिन वो यात्रा में, उस दिन भी उनको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो पुराने RT-PCR टेस्ट के बाद 7 दिन का ये गैप देके और 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराने का प्रोटोकॉल आया है। और बाकी कोविड प्रोटोकॉल जितने हैं उनको अपनाना है। ठीक है। 7 दिन के क्वारंटीन के बाद फिर 7 दिन का और क्वारंटीन की एडवाइजरी आई है। इन बातों को ध्यान में रख के हम लोग आगे चल रहे हैं। सर, जो एक्सपर्ट्स हैं वो TTT का फॉर्मूला फिर से दे रहे हैं, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रैकिंग। टेस्टिंग के मामले में कहां पर है सर छत्तीसगढ़? और ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। अगर कोई भी केस आता है और खुदा न खास्ता पॉजिटिव होता है, तो कैसे उस चेन को ब्रेक किया जाए, यही एक बड़ा सवाल रहता है। एक तो क्वारंटीन कहें या आइसोलेट कहें, वो व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव आ गए हैं वो लोगों के संपर्क में ना आए। इसमें ऑप्शंस हमारे पास होम आइसोलेशन के थे और इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन के थे। प्राइवेट सेक्टर के हों या पब्लिक सेक्टर के स्वास्थ्य संस्थाएं, इनके माध्यम से ही अभी तक क्रम चल रहा था। और लोगों को एडवाइस था कि आप अपने आप को अलग करके रखिए, खाने के बर्तन इत्यादि भी अलग रखिए, कपड़े इत्यादि भी अलग रखिए। वो प्रोटोकॉल पहले से चल रहा है। आपने टेस्टिंग का कहा, छत्तीसगढ़ अभी बहुत संतोषजनक स्थिति में, मेरे मन के हिसाब से भी संतोषजनक स्थिति में नहीं है। हमको इसको बढ़ाना है। टेस्टिंग अभी औसतन 22-25 हजार प्रतिदिन की हो रही है, ये नाकाफी है। अब ये स्प्रेड जब ज्यादा होने की संभावना इसकी बताई जा रही है ओमिक्रॉन की, तो हमको टेस्टिंग कम से कम पहले 30,000, 40,000, पीक पीरियड डेल्टा का था तो हम करीब 60,000 टेस्ट कर रहे थे। तो उस दिशा में हमको बढ़ना होगा। ठीक है सर, हमने देखा कि सेकेंड वेव के दौरान आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन, फेबीफ्लू, इन सब की बहुत कमी देखी गई देश में। कोई राज्य ऐसा नहीं था जो अछूता हो। हर जगह से जो तस्वीरें मिली, वहां पेशेंट परेशान था, अस्पतालों के बाहर, मेडिकल स्टोर्स के सामने लाइन लगाकर खड़ा था। तो क्या पहले से ऐसी तैयारी राज्य कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये वेव आती है, हिट करती है, तो कम से कम बेड्स, ऑक्सीजन की किल्लत ना हो पेशेंट्स को? निश्चित रूप से यही हमको पहले और दूसरे वेव ने सीख दी है। और इसीलिए मैंने पहले वो बात रखी थी कि ऑक्सीजन बेड्स भी हम लोग
सब हेल्थ सेंटर तक बढ़ाने की योजना लागू की जा रही है। 6 बिस्तर सब हेल्थ सेंटर में जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट हो, 10 बिस्तर कम से कम पीएचसी लेवल पे जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट हो, 20 बिस्तर सीएचसी लेवल पे जहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट होगा, चाहे पाइप से हो चाहे सिलेंडर से हो, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम 40 बिस्तर, मेडिकल कॉलेजेस में सामान्य रूप से 100 बिस्तर, बड़े दबाव के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं कम से कम 200 बिस्तर पाइपलाइन ऑक्सीजन युक्त उपलब्ध होने चाहिए, और बैकअप का जो ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि व्यवस्था रहती है वो बैकअप में रहे। क्या जहां सर तक दवाइयों का सर क्या कोई कैप लगाने पर भी विचार होना चाहिए? हालांकि इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट। कम से कम ये जो 100% है, शादियों का मौसम है सर, वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया है, बसेस में 100% ऑक्यूपेंसी है, फ्लाइट्स हो, ट्रेन हो, ऑफिसेज हो, मार्केट्स हो, मॉल्स हो, सिनेमा घर हो, ये बिल्कुल 100% पे चल रहा है। तो क्या हमको एहतियात के तौर पर कुछ कर्ब्स, कुछ बैरिकेड्स लगाना चाहिए? आज के दिन में तो स्थिति पॉजिटिविटी 1% से बिलो है। जहां तक आज तक है छत्तीसगढ़ में 0.15 से नीचे चल रहा है जहां तक पॉजिटिविटी रेट है। तो इसमें जनजीवन को रोक देना अभी उचित नहीं है, लेकिन सावधानी, हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सटे सटे चल रहे हैं, तो हम खतरे को भी निमंत्रण दे रहे हैं। इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती। ये बात वहीं पर आके फिर रुकती है, तर्क वितर्क इसी बात पे होता है कि क्या हम सामान्य जीवन को एकदम रोक दें, उस पे मानसिक प्रभाव और कुप्रभाव जो व्यक्तियों पे पड़ रहा है, बच्चों पे पड़ रहा है, परिवारों पे पड़ रहा है, उसका भी विश्लेषण करें। फिर अर्थव्यवस्था की भी बात आती है, उसमें भी पड़ रहा है। एजुकेशन के लिए कहा जाता है कि बच्चे 2-2 साल 3-3 साल पीछे तो कहीं नहीं हो गए, और एक मानसिक दबाव जो लोगों ने मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस किया है, इसके भी जो दुष्परिणाम है, अब इनको भी देख के और बैलेंस करके एक नीति बनानी, एकदम से बंद कर देना उचित नहीं होगा। लेकिन लोगों को सतर्क करना 100%, और शादियों को ये मैसेज तो जाना चाहिए कि ना बेतरतीब नहीं शादियां, एकदम फ्री नहीं। ठीक है सर, आखिरी सवाल और बहुत छोटा सा जवाब। 5 राज्यों में चुनाव भी है सर, रैलीज भी खूब हो रही हैं, लाखों के ऊपर लोग भी आ रहे हैं, मास्क भी बहुत कम है, इसको कैसे देखेंगे? उचित नहीं है ये। पहले भी ये कहा गया, पहले चुनाव इसके पहले दौर के जब हुए थे तो पॉलिटिकल लीडर्स ने भी कहा कि नहीं, इसको हमको सावधान रहना चाहिए। हर दल के लीडर्स ने बाद में कहा, कैंपेनिंग के बाद में, कि हमको सतर्क रहना चाहिए। अब समय ये है कि कैंपेनिंग चालू हो उस समय से ही हमको सतर्क रहना चाहिए। प्रशासन को देखना चाहिए कि बिना मास्क के लोग पब्लिक गैदरिंग में ना रहें, आप मास्क की व्यवस्था रखें, और अनिवार्य रूप से लोगों के पास मास्क कम से कम हो, ये प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीएस सिंह देव साहब, आप हमसे जुड़े इंडिया न्यूज पर, और आपने बताया कि छत्तीसगढ़ की तैयारियां क्या है, क्या कुछ आपने किया है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ था, हमने समझने की कोशिश करी, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन को लेकर राज्य कितना तैयार